दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आया हूं, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जब जब आपको लगेगा कि स्टोरी आपकी पकड़ में आ गई है, ठीक वहीं से मूवी एकदम से टर्न ले लेगी। और ऐसी मूवीज ही हमको अच्छी लगती है, जहां थोड़ा दिमाग को कसरत करने का मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है प्रसन्न वदनम। तो मूवी की शुरुआत में हम सूर्या नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी कार से अपने माता पिता और अपने दोस्त विघ्नेश के साथ कहीं घूमने जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच अचानक एक मोड़ पर एक ट्रक सामने आकर उसको टक्कर मार देता है और इसी एक्सीडेंट में सूर्या के माँ बाप की डेथ हो जाती है। अब सूर्या और विघ्नेश तो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन सूर्या के होश में आने के बाद जब विघ्नेश सूर्या के पास आता है तो हमें पता चलता है कि सूर्या अपने बेस्ट फ्रेंड विघ्नेश को पहचान ही नहीं पा रहा होता। उल्टा थोड़ा कंफ्यूज सा होकर वो उससे पूछता है कि आप कौन हो भाई। तो ये देखकर विघ्नेश को लगता है कि शायद सूर्या की याददाश्त चली गई है, इसीलिए वो उसको लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर सूर्या का चेकअप करके बताता है कि असल में सूर्या अपने पास्ट को नहीं भूला है, यानी उसकी याददाश्त तो कायम है, लेकिन इसको एक अजीब बीमारी हो गई है जिसका नाम है प्रोसोपाग्नोसिया। विघ्नेश पूछता है कि डॉक्टर साहब, इस बीमारी में आदमी को क्या दिक्कत होती है? तो डॉक्टर बताता है कि इस बीमारी को फेस ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें एक आदमी दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग को सभी का चेहरा एक जैसा दिखता है, एक नाक, दो आँख, दो कान, इस तरह से। यानी दिमाग चेहरे में डिफरेंस करना भूल जाता है और सभी चेहरों को एक जैसा समझने लगता है। यही वजह होती है कि जब सूर्या को उसके माँ बाप का फोटो दिखाया जाता है तो वो उन्हें भी पहचान नहीं पाता। खैर, अब विघ्नेश डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो डॉक्टर कहता है कि फिलहाल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सूर्या धीरे धीरे उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उन्हें पहचानना शुरू कर देगा, लेकिन इसके लिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि सूर्या अब किसी भी इंसान की हेयर स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज या फिर सामने वाले की बॉडी पर लगे हुए टैटू को देखकर उस इंसान को पहचानने लगा है। वहीं सूर्या अब एक FM रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम कर रहा है। अब इस बीच एक दिन जब सूर्या कहीं पर जा रहा होता है तो बीच सड़क पर लंबा ट्रैफिक जैम हो जाता है। अब वहीं पर सूर्या देखता है कि एक चोर वहां के लोगों के पर्स चुरा रहा है। ये देखकर सूर्या सभी को इस बारे में बताने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बीच उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर उधर होता है और इतनी देर में चोर की जगह एक सत्या नाम का बंदा आता है, जिसने चोर जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। अब सूर्या तो लोगों को पहनावे से पहचानता था, इसीलिए वो गलती से सत्या को चोर बता देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चोर ने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी और ऐसे ही कपड़े सत्या ने भी पहन रखे थे। अब पुलिस वाले आकर सत्या को वहां से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूर्या की इस बीमारी की वजह से विघ्नेश भी अपने सर पर कलर लगाकर रखता है, ताकि सूर्या उसके बालों के कलर को देखकर उसको पहचान सके। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम आध्या नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक सोशल वर्कर होती है और फिलहाल एक बूढ़े आदमी की मदद कर रही होती है। अब ये चीज वहाँ पर मौजूद सूर्या भी देख लेता है और ये देखकर वो आध्या से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन दूसरे ही दिन एक ATM के पास सूर्या और आध्या का थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। अब सूर्या को तो किसी की शक्ल याद ही नहीं रहती, इसीलिए वो आध्या को पहचान नहीं पाता और उसी तरह सूर्या अपने मन ही मन ये सोचने लगता है कि आजकल की लड़कियां कितनी फालतू बातें करती हैं, जबकि कल जिस लड़की को मैंने देखा वो कितने अच्छे से समाज सेवा कर रही थी। अब हमें पता चलता है कि आध्या एक कार शोरूम में सेल्स गर्ल की तरह काम करती है और आज रात होने के बाद जब वो अपनी कैब का इंतजार कर रही होती है तो 3 लड़के वहाँ से गुजरते हुए उसे देख लेते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। अब ठीक उसी रास्ते से सूर्या भी अपनी कार से गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि 3 लड़के किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो आध्या को अपनी कार में बैठा लेता है। अब आध्या तो सूर्या को देखकर पहचान लेती है और यही सोचने लगती है कि सूर्या ने ATM के पास हुए झगड़े को दिल पर ना लेते हुए उसकी मदद की है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। सूर्या तो उसे पहचान ही नहीं पाता। खैर, अब रास्ते में सूर्या अनजाने में आध्या से आध्या की ही तारीफ करने लगता है कि 2 दिन पहले मैंने एक लड़की को देखा था जो किसी बूढ़े आदमी की मदद कर रही थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, सभी को ऐसा ही होना चाहिए। अब सूर्या की बातें सुनकर आध्या सोचती है कि इनडायरेक्टली सूर्या इससे फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए इसकी तारीफ कर रहा है।
फिर दूसरे दिन चिल्ड्रंस डे होने की वजह से सूर्या अपने आरजे स्टूडियो से कुछ बच्चों से फोन पर बात करता है और इसी बीच एक छोटी सी बच्ची सूर्या को कॉल करके एक राजा की कहानी सुनाने लगती है कि एक गांव में एक राजा था और उस राजा के पास एक दिन दो औरतें एक बच्चे को लेकर आई। दोनों का कहना ये था कि ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा मेरा। इसीलिए दोनों की बातें सुनकर राजा कंफ्यूज हो जाता है कि असल में ये बच्चा किसका है। लेकिन तभी राजा को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो पहले एक बड़ी सी आग जलाता है और फिर उस बच्चे को उस आग में फेंकने का नाटक करता है। लेकिन तभी उस बच्चे की असली माँ राजा से कहती है कि मेरे बच्चे को मत मारिए, इससे अच्छा तो ये होगा कि आप इस औरत को ये दे दीजिए। और ये सुनकर दूसरी औरत हंसने लगती है। तो राजा फौरन पहचान लेता है कि जिस औरत ने उस बच्चे को मारने से रोका वही औरत उसकी असली माँ है। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लोग हमें सच्चा प्यार करते हैं वो हमारे बुरे वक्त में भी काम आते हैं और हमारे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और इसी बच्ची की कहानी वैदेही नाम की एसीपी और उसका हस्बैंड वरुण दोनों सुन रहे होते हैं और इस कहानी को सुनकर वो उस छोटी बच्ची की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद हम वैदेही को देखते हैं जो एक एसीपी होने के बावजूद भी अपने घर के काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करती है और अपने हस्बैंड वरुण की बहुत केयरिंग करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आध्या और उसकी फ्रेंड कहीं पर जा रहे होते हैं। तो तभी एक चोर आकर आध्या के गले से चेन छीनकर भागने लगता है। फिर आध्या भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और उसी वक्त वहाँ मौजूद सूर्या भी उस चोर को देखकर उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि असल में सूर्या बस को पकड़ने के लिए भाग रहा होता है और बस पकड़ते ही उसे लगता है कि शायद वो आदमी यानी चोर भी बस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो उस चोर को बस के अंदर खींच लेता है और ये देखकर आध्या शॉक में चली जाती है। तभी वो सत्या नाम वाला आदमी जिसे गलती से सूर्या ने चोर बना दिया था वो आध्या और उसकी फ्रेंड के पास आकर कहता है कि वो दोनों चोर हैं। एक दिन उन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया था। उनमें से एक बंदा प्लान करता है तो दूसरा बंदा आम आदमी होने का नाटक करता है। खैर अब उसी रात जबरदस्त बारिश होने की वजह से सूर्या किसी जगह पर खड़े होकर स्मोकिंग कर रहा होता है और वहीं थोड़ी दूर सड़क के किनारे से एक आदमी और एक औरत गुजर रहे होते हैं और तभी वो आदमी अचानक उस लड़की को पीछे से आ रहे ट्रक के सामने धक्का देकर उसको मार देता है। और ये देखने के बाद सूर्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो एकदम से स्टैच्यू बन जाता है और इतने में एक लाल गाड़ी उस आदमी के पास आती है और वो आदमी उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूर्या अपने आप को संभालता है और फौरन उस लड़की की मदद करने के लिए भागता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो लड़की ऑन स्पॉट ही अपना दम तोड़ चुकी होती है। अब उस रात सूर्या के दिमाग में वही सब चलता है और उसे नींद नहीं आती। फिर जब दूसरे दिन उसी एक्सीडेंट की खबर न्यूज़पेपर में छपती है तो सूर्या विघ्नेश को सारी बात बताता है कि ये एक्सीडेंट तो है ही नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि मैंने उस आदमी को अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर विघ्नेश पूछता है तो तुम पुलिस वालों के पास जाकर क्या बताओगे, कैसे हुलिया बताओगे? तुम्हें लोगों की शक्ल तो याद नहीं रहती, इसीलिए इस मामले में मत पड़ो और चुपचाप अपना काम देखो। लेकिन फिर भी सूर्या को सोते बैठते वही इंसिडेंट याद आता रहता है और उसको चैन नहीं आता। लेकिन विघ्नेश की बातें भी सही थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन पर ना जाते हुए एक लोकल फोन बूथ के पास आकर पुलिस स्टेशन कॉल करके बताता है कि सर, कल उस रोड पर जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था और ये सब मैंने खुद देखा था। अब इस बीच होश उड़ाने वाली बात ये होती है कि उस पुलिस स्टेशन का एक एसआई और कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने कल रात उस लड़की को धक्का दिया था और इस आदमी का नाम होता है चंद्रा। अब हम देखते हैं कि फोन कट होने के बाद पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल चंद्रा के पास आकर कहता है कि सर, किसी लड़के का फोन आया था। वो कह रहा था कि कल रात जिस लड़की का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था और उसका कहना है कि ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है। अब ये सुनते ही चंद्रा के होश फाख्ता हो जाते हैं और वो फौरन अपने किसी खास आदमी को फोन करके उस फोन बूथ का नंबर ट्रेस करने के लिए कहता है और उस लड़के का पता लगाने को कहता है। फिर थोड़ी देर में ही पुलिस वाले सूर्या को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाते हैं तो सूर्या ये देखकर शॉक में रह जाता है कि इतनी जल्दी पुलिस वालों ने मेरे बारे में पता भी कर लिया, लेकिन अब मैं पुलिस वालों के पास जाकर क्या बताऊंगा? मुझे तो उस आदमी की शक्ल का कोई अंदाजा ही नहीं। इस तरह से जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ असल में आध्या और उसकी फ्रेंड होती है जिसने सूर्या की कंप्लेंट दर्ज कराई थी और उसने ही अपने साथी के साथ मिलकर उसकी सोने की चेन चुराई थी। अब इस बात पर सूर्या और आध्या के बीच बहस होने लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त चोर किसी दूसरे केस में पुलिस स्टेशन आता है तो इस चोर के आने के बाद बातों ही बातों में सच्चाई सामने आ जाती है।
और सभी लोगों को पता चल जाता है कि इस चोरी में सूर्या का कोई हाथ नहीं है, बल्कि वो सब अनजाने में हो गया। फिर बाहर आने के बाद आध्या सूर्या को सॉरी बोलती है और सूर्या भी उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। अब कभी तो आध्या सूर्या के FM रेडियो और उसके घर पर जाती है, तो कभी कभी सूर्या भी आध्या के घर और ऑफिस पर आता जाता रहता है और इस बीच वो उसे उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचानता रहता है। फिर इसी बीच आध्या की माँ आध्या के लिए कुछ लड़के ढूंढ रही होती है, लेकिन आध्या हर एक लड़के को रिजेक्ट करती रहती है। फिर एक दिन सूर्या की एक फ्रेंड सूर्या के पास आती है और उसको प्रपोज करती है और तभी सूर्या अपनी प्रॉब्लम उस लड़की को बताता है कि मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, तुम्हारा चेहरा कैसा है ये भी मुझे नहीं पता, बस तुम्हारे गले के पास टैटू है, उसी से मैं तुमको हर बार पहचान लेता हूँ। अब ये सुनते ही वो लड़की वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाती है और सोचती है कि बाल बाल बची। लेकिन तभी शॉकिंगली ये सारी बातें आध्या सुन लेती है और सूर्या पर गुस्सा करने लगती है कि इतने दिनों से तुम मेरे साथ घूम रहे हो, क्या तुमको मेरा चेहरा भी याद नहीं, और आखिर तुमने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। तो सूर्या उसको कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर चंद्रा उस एरिया के CCTV फुटेज को चेक करने लगता है। अब वहाँ उसे सूर्या का चेहरा तो नजर नहीं आता, लेकिन वो सूर्या की गाड़ी का नंबर देख लेता है जिसके लास्ट के 2 नंबर फेड हो चुके होते हैं, पर फिर भी वो उस गाड़ी के बारे में पता करने लगता है। इस तरफ आध्या सूर्या की प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हुए अपने पिछले बिहेवियर पर वापस आ जाती है। उसे लगता है कि आखिर सूर्या उसे बताता कैसे, हो सकता है कि वो उसको चाहता हो और इसीलिए अपनी बीमारी के बारे में बताने से कतरा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ चंद्रा उस गाड़ी के नंबर को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक एड्रेस पर पहुंचता है और वहां आकर सूर्या के बारे में पूछताछ करने लगता है, पर वहां उसे पता चलता है कि उस जगह पर फिलहाल सूर्या नाम का कोई बंदा नहीं रहता। हाँ, लेकिन 3 साल पहले एक लड़का रहता था, पर उसका भी आजकल कुछ अता पता नहीं। फिर दूसरे दिन वैदेही और चंद्रा उस मरी हुई लड़की के घर पर आते हैं, जहां हमें उस लड़की का नाम पता चलता है और उसका नाम था अमृता। असल में बात ये होती है कि अमृता और उसकी माँ वैदेही के घर में काम किया करते थे, तो इसीलिए वैदेही अमृता के फैमिली वालों को कंडोलेंस देने के लिए वहाँ पर आती है और उसके साथ उसका पति वरुण भी वहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली होती है कि वैदेही तो घर के अंदर जाती है, लेकिन वरुण उनकी फैमिली वालों के पास नहीं जाता। उल्टा वो अंदर ना जाने का बहाना बनाने लगता है कि मेरा मन नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आध्या भी विघ्नेश की तरह अपने बालों पर कलर लगाना शुरू कर देती है ताकि सूर्या उसको हर बार आसानी से पहचान सके। पर तभी आध्या को शोरूम पर कुछ जरूरी काम आ जाता है, जिस वजह से वो सूर्या की गाड़ी लेकर अपने शोरूम पर निकल जाती है। अब रास्ते में आध्या ये देखती है कि एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची के साथ सड़क के पास खड़ी है, क्योंकि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो चुकी होती है। इसीलिए आध्या उस औरत को हॉस्पिटल तक लिफ्ट देने लगती है और रास्ते में उसे पता चलता है कि उस औरत का पति हॉस्पिटल पर उसका इंतजार कर रहा है। अब हॉस्पिटल पहुंचते ही हमारे सामने एक शॉकिंग चीज आती है कि जिस औरत को आध्या हॉस्पिटल पर छोड़ने आई थी, उसका जो पति वहां मौजूद था वो और कोई नहीं बल्कि चंद्रा था। यानी आध्या ने चंद्रा की बीवी को लिफ्ट दी थी। खैर, जब चंद्रा उसकी बीवी को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आध्या का शुक्रिया करता है और आध्या वहां से जाने लगती है, तो चंद्रा नोटिस करता है कि ये तो शायद वही गाड़ी है जो उसने CCTV में देखी थी। इसीलिए वो फौरन अपनी बीवी को चेकअप के लिए छोड़कर वहां से आध्या को फॉलो करते हुए उसके शोरूम तक पहुंच जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त सूर्या भी आध्या के पास आकर अपनी गाड़ी की चाबी वापस ले लेता है। तब जाकर चंद्रा को ये बात पता चलती है कि वो गाड़ी असल में उस लड़की यानी आध्या की नहीं बल्कि सूर्या की है। अब वो सूर्या का चेहरा देख लेता है। इसके बाद वो सूर्या को फॉलो करते हुए उसके घर के पास पहुंच जाता है। वहाँ जब सूर्या कहीं पर अकेला जा रहा होता है तो चंद्रा अपने चेहरे पर मास्क पहनकर सूर्या के साथ मारपीट करने लगता है। इसके बाद वो उसे धमकाने लगता है कि तुम इस केस से दूर ही रहो। अब बेचारे सूर्या को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बंदा कौन है। फिर हम देखते हैं कि उसी रात वरुण अमृता के घर पर आता है, उनकी फैमिली वालों को कंडोलेंस देता है। इसके ठीक बाद वो जाते जाते उन लोगों को कुछ पैसे भी देने लगता है। हालांकि वो लोग उससे इसके लिए मना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वरुण उन पैसों को वहाँ पर रख कर चला जाता है। दूसरी तरफ सूर्या उस आदमी यानी चंद्रा के हमले के बाद डायरेक्ट पुलिस के पास कंप्लेंट के लिए आता है। वहाँ वो कांस्टेबल से मिलता है
जो उससे कहता है कि सर थोड़े बिजी हैं, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो ये सुनकर सूर्या वहीं बैठकर इंस्पेक्टर चंद्रा का वेट करने लगता है। सीन यहाँ से कैबिन के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ वैदेही, उसका हस्बैंड वरुण और इंस्पेक्टर चंद्रा साथ में लंच कर रहे होते हैं। फिर इसी बीच वरुण वैदेही से अमृता के केस के बारे में पूछता है कि आखिर अमृता ट्रक से कैसे टकरा गई, क्या उस ट्रक वाले को तुम लोगों ने पकड़ा? तो वैदेही उससे कहती है कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्सीडेंट करने वाला ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा, हमारी टीम बहुत ही जल्द उसे पकड़ लेगी। फिर वो कहती है कि वैसे वरुण, मैंने सुना है कि कल रात तुम अमृता के घर पर गए थे, मुझे बोल देते तो मैं भी साथ आ जाती। तो वरुण ये सुनकर बहाना बनाने लगता है, अरे बस मैं तो उसी रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि एक बार मिलता चलूं, और वैसे भी मैं उस दिन घर के अंदर नहीं जा पाया था। अब इन लोगों की इन्हीं बातों के बीच अचानक चंद्रा की नजर कैबिन के बाहर बैठे सूर्या पर पड़ती है, जिसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अब वो एकदम से सोचने लगता है कि आखिर ये सूर्या यहाँ पर क्यों आया होगा, क्या ये केस की बात बताने के लिए आया है, क्या ये मुझे पहचान जाएगा? इस तरह थोड़ी देर बाद जब चंद्रा बाहर जाता है तो सूर्या वहाँ पर मौजूद नहीं होता। इसके बाद वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में सूर्या खुद वैदेही के कैबिन में आ जाता है और सारी बात बताता है कि मैडम, उस रात जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो असल में एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा था। आगे वो बताता है कि मैडम, मेरा शक इसीलिए यकीन में बदल गया क्योंकि कल रात उसी कातिल ने मुझ पर हमला किया। उसे पता था कि मैंने पुलिस को इस बारे में बताया है, इसका मतलब मैडम वो वही कातिल था जिसने उस लड़की को धक्का दिया था। अब वैदेही उससे पूछती है कि क्या तुम उसका स्केच बनवाने में मदद करोगे? तो इसके बाद सूर्या उसको अपनी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है कि मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता, असल में मुझे फेस ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी है जिसके चलते मैं किसी को पहचान नहीं सकता, मुझे सभी की शक्ल एक जैसी दिखती है। इस बीच वो वैदेही को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाने लगता है, लेकिन तभी वो वैदेही को कुछ ऐसा बताता है जिससे ये पूरा केस एक नई करवट ले लेता है। वो कहता है कि मैडम, कल रात जब उस कातिल ने मुझ पर हमला किया तब मैंने उसके सीने पर एक टैटू देखा था जो असल में शायद उसके बच्चे के पैर का टैटू है। अब ये सुनते ही वैदेही शॉक में रह जाती है क्योंकि ठीक ऐसा ही टैटू असल में इंस्पेक्टर चंद्रा की बॉडी पर भी होता है। और यहीं हमको एक और दिमाग हिला देने वाली बात पता चलती है कि अमृता को मारने में चंद्रा के साथ साथ वैदेही का भी हाथ था, और उसी रात जब चंद्रा ने मर्डर किया था तो वैदेही ही थी जो उसे पिक करने के लिए कार में वहां आई थी। अब वैदेही सूर्या से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम उस कातिल को जल्दी ही पकड़ लेंगे, लेकिन ये बात तुम किसी के साथ शेयर मत करना क्योंकि हो सकता है कि कोई अपना ही उस आदमी से मिला हो। तो इस तरह वहां से सूर्या के जाने के बाद वैदेही चंद्रा के पास आकर उसे 2-4 थप्पड़ रख देती है। वो कहती है कि सूर्या नाम का एक लड़का अभी अभी पुलिस स्टेशन आकर मुझसे मिलकर गया है, और वैसे भी तुमको किसने कहा था कि तुम सूर्या पर हमला करने जाओ? तुमको पता भी है कि वो किसी को पहचान नहीं सकता, उसको ऐसी बीमारी है। चंद्रा सफाई देते हुए कहता है कि मैडम, मुझे लगा था कि वो मुझे पहचानता है, इसीलिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा रहा है, इसीलिए उसको धमकाने गया था, लेकिन अब आप कह रही हैं कि वो किसी को नहीं पहचानता, तो फिर दिक्कत क्या है? तो वैदेही कहती है कि बेवकूफ आदमी, अब उसने तुम्हारे सीने पर टैटू देख लिया है। अब सोचो, आज तो वो मेरे पास आया, अगर कल वो डीआईजी के पास चला जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? खैर, अब वो छोड़ो और मेरी बात सुनो, ये रायता तुमने ही फैलाया है, इसलिए अब तुम ही इसको समेटो, लेकिन इस बीच मेरा कोई नाम या लेना देना सामने नहीं आना चाहिए, इस बात को याद रखना। खैर, अब दूसरी तरफ आध्या और सूर्या एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन जब सूर्या आध्या को ड्रॉप करने के लिए घर वापस जा रहा होता है, तभी कुछ पुलिस वाले सूर्या को वहां से उठाकर पुलिस स्टेशन लाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। अब सूर्या उनसे पूछता है कि सर, आप लोग मुझे क्यों लेकर आए हो और मुझे क्यों मार रहे हो? इस बीच उसे सामने वैदेही दिखती है, तो वो उससे पूछता है कि मैडम, ये सब क्या है? पुलिस मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है? तो वैदेही और चंद्रा अब अमृता के मर्डर केस को सूर्या पर ही थोपने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने खुद उसका खून किया है और पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जानने के बाद तो सूर्या के होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि नहीं मैडम, कोई मुझे फंसा रहा है, आपको इस चीज का कोई सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ये काम किया ही नहीं है।
लेकिन तभी वैदेही और चंद्रमा सबूत के तौर पर गोविंद नाम के एक लड़के को बुलाते हैं। अब गोविंद वहां आकर पुलिस वालों को यही कहता है कि मैडम, उस रात जब मैं बस स्टॉप पर खड़ा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसी लड़के ने उस लड़की को धक्का देकर मारा था, और बाद में जब इसको पता चला कि मैंने इसको ऐसा करते हुए देख लिया है तो इसने मुझे मेरा मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसा भी दिया था। ये सुनकर सूर्या के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि मैं तुमको जानता तक नहीं और मैंने तुम्हें कब पैसे दिए थे, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो ये सुनकर गोविंद सभी को एक फुटेज दिखाता है जहां एक दिन किसी पार्क में सूर्या ने गोविंद को उसकी बैग रिटर्न दी थी, और वही सब आज पुलिस वाले रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर सूर्या को दिखा रहे होते हैं। अब बेचारा सूर्या समझ ही नहीं पाता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, और वो वैदेही से कहता है कि मैडम, मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, और आपको तो पता है कि मैं लोगों को पहचान नहीं पाता, इसीलिए जरूर ये इसी आदमी की साजिश है। खैर, अब वैदेही उसको लॉकअप में बंद करने का ऑर्डर दे देती है, और उसके बाद वो और चंद्रा बाहर आकर इस केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अब चंद्रा कहता है कि मैडम, इसको कब तक लॉकअप में रखेंगे, क्योंकि अगर सूर्या जज के सामने अपनी प्रॉब्लम बता देगा तो कोर्ट उसे रिहा कर देगी। लेकिन तभी वैदेही कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक जबरदस्त प्लान बनाया है। असल में उसने 2 लोगों को हायर कर रखा होता है ताकि कल जब सूर्या मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो वो दोनों लोग सूर्या को कोर्ट पहुंचने से पहले ही हॉस्पिटल में मार देंगे। अब दूसरे दिन ठीक यही होता है, और पुलिस वाले पहले जांच के लिए सूर्या को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन उसी हॉस्पिटल में वैदेही के वो 2 लोग भी मौजूद होते हैं। वो दोनों पूरी तैयारी में होते हैं कि मौका देखकर वो सूर्या को मार देंगे। फिर इस बीच सूर्या के वॉशरूम में जाने से पहले ये दोनों भी वॉशरूम में आ जाते हैं और उसका वेट करने लगते हैं, क्योंकि यूरिन सैंपल के लिए उसे भी वहीं आना था। लेकिन ठीक उसी वक्त किसी दूसरे पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर उस बाथरूम में आकर इन दोनों को देख लेता है, और उन्हें देखकर उसे कुछ शक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों खड़े तो होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे होते, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। इसीलिए वो पूछताछ के लिए उन दोनों को अपने पास बुलाने लगता है और पूछता है कि कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये सुनते ही वो दोनों घबरा जाते हैं और उस इंस्पेक्टर पर हमला करके उसको एक वॉशरूम में बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सूर्या इस वॉशरूम में आता है तो ये दोनों मौका देखकर सूर्या को मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें बेचारा सूर्या काफी घायल हो जाता है। अब इसी मारपीट के दौरान वो जख्मी हुआ इंस्पेक्टर दोबारा होश में आता है और देखता है कि ये दोनों सूर्या को मारने में लगे हैं। इसीलिए अब वो सूर्या को बचाने के लिए उन दोनों से फाइट करने लगता है, लेकिन इसी कोशिश में वो उन दोनों आदमियों का शिकार बन जाता है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन इस बीच सूर्या के हाथ इंस्पेक्टर की गन लग जाती है, जिससे वो इन दोनों आदमियों को धमकाते हुए खुद उस हॉस्पिटल से बचकर भाग जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद चंद्रा इस वॉशरूम में आता है तो एक दूसरे इंस्पेक्टर की लाश को देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, जबकि उसके वो दोनों आदमी बिना कुछ जाने चुपचाप खड़े होते हैं। अब चंद्रा यही बात वैदेही को कॉल करके बताता है कि मैडम, आपके वो दोनों आदमी सूर्या को नहीं मार पाए और दूसरा वो हम लोगों के पास से भाग चुका है। अब ये सुनकर वैदेही बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है कि फौरन उसे ढूंढो, अगर वो किसी हायर ऑफिसर के पास चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तो ये सुनकर चंद्रा अब उस पुलिस वाले का मर्डर केस भी सूर्या के ऊपर डालकर उसकी तलाश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा सूर्या जख्मी हालत में इधर उधर भटकता रहता है कि तभी उसे उस आदमी गोविंद की याद आती है जिसने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ गवाही दी थी। अब सूर्या गोविंद के एड्रेस को ढूंढता है और उसके पास जाकर उल्टा उससे पूछता है कि गोविंद कहाँ पर है, मैं उसका फ्रेंड हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अब ये देखकर गोविंद सूर्या को बहाना बनाने लगता है कि गोविंद तो मेरा बड़ा भाई है और अभी अभी वो बाहर गया है, आप बैठो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो इस तरह से वो गोविंद को अपने घर में बैठाकर सीधे चंद्रा को मैसेज कर देता है कि सूर्या मेरे घर पर है, मैंने उसको यहाँ रोक लिया है, इसलिए आप फौरन यहाँ आ जाओ। लेकिन जब तक चंद्रा आ पाता उससे पहले ही गोविंद का मकान मालिक किराया मांगने के लिए गोविंद के पास आ जाता है और उसी मकान मालिक से सूर्या को अंदाजा लग जाता है कि यही असली गोविंद है। अब गोविंद को भी समझ में आ जाता है कि सूर्या को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो बिना देरी किए वहाँ से भागने लगता है। अब इसी भागम भाग के बीच अचानक गोविंद एक गाड़ी के सामने आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन तभी विघ्नेश सूर्या को वहाँ देख लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सूर्या, विघ्नेश और आद्या अमृता के घर पर जाते हैं, क्योंकि सूर्या इस मर्डर के बारे में उसके माता पिता को बताना चाहता था। अब यहाँ इन तीनों को एक शॉकिंग बात पता चलती है और वो ये कि अमृता जब मरी थी तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जबकि उस बच्चे का बाप कौन है ये किसी को नहीं पता, यानी अमृता की शादी नहीं हुई होती। तो अब सूर्या
सूर्या अमृता के माँ बाप के पास जाकर उनको बताता है कि अमृता का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। लेकिन अमृता के माँ बाप सूर्या की बातों पर यकीन ही नहीं करते, उल्टा उसको गालियां देकर वहाँ से दफा कर देते हैं। अब वहाँ से बाहर आने के बाद सूर्या विघ्नेश और आध्या को गोविंद के बारे में बताता है कि मैंने गोविंद को कोई पैसे नहीं दिए। फिर भी पता नहीं पुलिस वालों के पास वो फुटेज कैसे आया, लेकिन अगर वो फुटेज स्टार्टिंग से देखा जाए तो हमको ये बात पता लग सकती है कि वो बैग वहाँ पर किसने छोड़ा था। खैर, अब इसी वक्त आध्या की माँ सूर्या को फोन करके कहती है कि बेटा सूर्या, तुम खुद अपना चेहरा शीशे में देखकर पहचान नहीं पाओगे तो मेरी बेटी का ख्याल कैसे रख पाओगे, इसीलिए प्लीज बेटा तुम बुरा मत मानना, तुम समझ सकते हो कि मैं क्या बात कहना चाहती हूँ, इसलिए आध्या को मेरे पास भेज दो। तो सूर्या अब ना चाहते हुए भी आध्या को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और जाते जाते आध्या से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ आध्या, मैं खुद अपना चेहरा तो पहचान नहीं सकता, तुम्हारा ख्याल कैसे रख पाऊंगा। अब उसी रात जब सूर्या और विघ्नेश उस एरिया का फुटेज देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो फुटेज तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। लेकिन तभी सूर्या के दिमाग में एक और बात खटकने लगती है और वो ये कि अगर किसी आदमी ने उस फुटेज को डिलीट किया होगा तो उसकी फुटेज भी तो रिकॉर्ड हुई होगी। इसीलिए जब वो कुछ घंटे पहले का फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें ये बात पता लग जाती है कि फुटेज को डिलीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर चंद्रा ही है। ये देखकर सूर्या शॉक्ड रह जाता है कि आखिर पुलिस जानबूझकर मुझे क्यों फंसा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमृता के माँ बाप वैदेही के पास आकर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगते हैं कि मैडम, सारे लोग यही कह रहे हैं कि अमृता ने बिन ब्याही माँ बनने की वजह से खुद को खत्म कर लिया। अब वैदेही इन दोनों को समझाती है कि आप दोनों फिक्र मत करिए, हम मीडिया के सामने आकर सब कुछ बता देंगे कि असली बात क्या है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। असल में मूवी की स्टार्टिंग में जिस बच्ची ने सूर्या को एक कहानी सुनाई थी ना, वो बच्ची असल में अमृता की ही होती है। दरअसल कुछ साल पहले ही अमृता का हस्बैंड मर गया था, लेकिन इसके बावजूद अब अमृता दोबारा माँ बनने वाली होती है, जिस वजह से ये बात समाज के लोगों को खटक रही होती है। खैर, अब अमृता के माँ बाप वैदेही को सूर्या के बारे में बताते हैं कि मैडम, कल हमारे पास एक लड़का आया था, वो पता नहीं क्या क्या बक रहा था, उसका कहना था कि उसको किसी का चेहरा याद नहीं रहता। तो ये सुनते ही वैदेही तुरंत चंद्रा को कॉल कर डांटती है कि कल वो सूर्या अमृता के घर पर गया था, अब उसके बाद वो मेरे घर पर आएगा, आखिर तुम कर क्या रहे हो। अब उसी वक्त सूर्या और विघ्नेश उल्टा चंद्रा को फॉलो करते हुए उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर जब चंद्रा और उसकी बीवी अपने घर पर मौजूद नहीं होते तो सूर्या चंद्रा के घर में घुसकर कुछ सबूतों को तलाशने लगता है। इसी बीच उसी घर में एक फोटो भी होती है और उस फोटो में चंद्रा के चेस्ट पर वही निशान होता है जो उस दिन सूर्या ने देखा था। तो ये देखकर सूर्या को यकीन हो जाता है कि अमृता को मारने वाला चंद्रा ही था, यानी वो सीसीटीवी फुटेज भी इसीलिए डिलीट कर रहा था ताकि वो पकड़ा ना जाए। अब इसी बीच चंद्रा और उसकी बीवी वापस अपने घर पर आ जाते हैं और चंद्रा की बीवी को अंदाजा हो जाता है कि घर में कोई घुसा है। अब वो चंद्रा को ये सब बताती है और फिर चंद्रा अपने सारे घर की तलाशी लेने लगता है। अब एक जगह पर सूर्या छुपा होता है, लेकिन जब तक वो सूर्या को पकड़ता, उल्टा सूर्या चंद्रा की बच्ची को उठाकर उसे धमकाने लगता है कि अभी अपनी गन फेंक दो और बताओ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो और आखिर उस रात तुमने ट्रक के सामने धक्का देकर अमृता को क्यों मारा। तो अब अपनी बच्ची की जान के खातिर चंद्रा सूर्या को सब कुछ सच सच बताने लगता है। और दोस्तों, यहाँ होता है इस मूवी का असली खुलासा। वो कहता है कि हर इंसान के अंदर एक वीकनेस होती है और हमारी एसीपी वैदेही मैडम की वीकनेस उनके हस्बैंड वरुण है। वो बताता है कि एक दिन वरुण किसी बिल्डर की कंप्लेंट करने के लिए वैदेही के पास आया था और उसी वक्त आंखों ही आंखों में वैदेही को वरुण से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वैदेही उस बिल्डर को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है। फिर इसी तरह एक दिन वरुण किसी लड़की से बात कर रहा था तो दूसरे दिन वैदेही उस लड़की को ब्रूटल केस में अंदर कर देती है। वो वरुण के लिए इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि बाद में अपने माँ बाप को ठुकराकर वरुण से शादी कर लेती है। वरुण के चेहरे पर खुशी देखने के लिए वैदेही किसी भी हद तक जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर शादी होने के बाद वो वरुण और उसके माँ बाप की भी बहुत केयरिंग किया करती थी। लेकिन एक दिन इन दोनों को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वैदेही कभी माँ नहीं बन सकती और डॉक्टर की ये बातें सुनने के बाद वरुण का दिल टूट जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि वरुण को बच्चों से बहुत लगाव होता है। फिर इसी बीच एक दिन वरुण अपने घर में अमृता को देखता है क्योंकि उस दिन अमृता की माँ काम करने के लिए नहीं आई थी।
इसलिए उन्होंने अमृता को भेजा था। फिर अमृता को देखकर वरुण को एक आइडिया आता है। वो फौरन वैदेही के पास जाकर अमृता के बारे में बताते हुए सैरोगेसी का प्लान करने लगता है और वैदेही भी इसके लिए मान जाती है और हाँ कर देती है। उसके बाद ये दोनों अमृता के माँ बाप के पास जाकर सारा प्रोसेस समझाने लगते हैं। अब अमृता के माता पिता भी इसके लिए हाँ कर देते हैं और सारा प्रोसेस होने के बाद वरुण अमृता को अपने घर पर लाकर उसकी अच्छे से केयरिंग करने लगता है और इस तरह धीरे धीरे वरुण और उसके माँ बाप वैदेही को इग्नोर करने लगते हैं और घर में उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। लेकिन ये चौंकाने वाला सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता और कुछ दिन बाद एक डॉक्टर से वैदेही को ये बात पता चलती है कि वैदेही के यूट्रस के साथ साथ उसका एग भी बहुत वीक है। यानी सैरोगेसी के वक्त वरुण ने वैदेही को ये नहीं बताया था और कहा था कि एग तुम्हारा होगा जबकि स्पर्म मेरा होगा और यूट्रस अमृता का होगा, जबकि सच में वरुण इस बात को इसीलिए छुपाता है ताकि वैदेही कहीं बच्चे के लिए मना न कर दे। खैर, अब ये सच्चाई सामने आने के बाद वैदेही गुस्से में आकर चंद्रा से अमृता को मरवाने का प्लान बनाती है और उसी प्लान के तहत अमृता का एक्सीडेंट करवाया जाता है। अब ये सब सुनने के बाद सूर्या चंद्रा से कहता है कि अरे सर, मैंने आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम के बारे में बताया था ना कि मैं किसी का चेहरा भी पहचान नहीं पाता। इसके बावजूद भी आप लोगों ने मुझे इस केस में फंसा दिया, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग ही मुझे इस केस से बाहर निकालो, चाहे जैसे भी हो। तो इसके बाद चंद्रा सूर्या की प्रॉब्लम को समझते हुए उसको लेकर वैदेही के पास जाता है और फिर वैदेही से कहता है कि मैडम, सूर्या की वजह से हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फिक्र मत करिए। वो लड़का सीधा साधा है और उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस इस मामले से बाहर आना है, हमें बस उसे इस केस से बाहर निकालना होगा। अब वैदेही इस बात को ध्यान से सुनती है, लेकिन वो इतने गुस्से में होती है कि उल्टा चंद्रा को ही मार देती है और कहती है कि तुम बेवकूफ हो जो उस लड़के की बातों में आ गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब ये देखकर सूर्या फौरन वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन निकलने से पहले वो ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है जब वैदेही चंद्रा को मार रही थी। इसके बाद विघ्नेश के पास आकर वो ये वीडियो दिखाते हुए कहता है कि हम ये वीडियो जज साहब को दिखाएंगे और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा, लेकिन इसमें भी उसकी जान को खतरा होता है। इसीलिए वो दूसरे दिन किसी एक डिस्ट्रिक्ट जज को अपने एफएम रेडियो पर इनवाइट करता है ताकि वो ये वीडियो दिखाकर सारी पब्लिक के सामने सच बता दे और वैदेही का असली चेहरा सबके सामने आ सके। तो अब दूसरे दिन प्लान के मुताबिक सूर्या के एफएम रेडियो के स्टूडियो में वही जज आता है। फिर जब सूर्या उनका इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा होता है, तभी इसके सामने आध्या आती है और पूछती है कि सूर्या, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, आखिर बात क्या है? तो सूर्या कहता है कि आध्या, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन इसी बीच वैदेही के वो दो आदमी आध्या को किडनैप कर ले जाते हैं, जिसके बाद सूर्या उस गाड़ी को फॉलो करने लगता है। अब इसके बाद आप जो देखेंगे उससे आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि शॉकिंग बात ये होती है कि किडनैप होने वाली असल में आध्या नहीं होती, बल्कि वो वैदेही होती है, जिसने अपने बालों में वही कलर किया होता है जो आध्या करके रखती है ताकि सूर्या उसको पहचान सके। जबकि हम देखते हैं कि असली आध्या तो असल में बॉम्बे जा रही है। तो इसके बाद एक सुनसान जगह पर लाने के बाद वैदेही अपने हाथ में चाकू लेकर सूर्या की तरफ आगे बढ़ने लगती है ताकि उसको जान से मार सके। उधर सूर्या भी वैदेही को आध्या समझकर उसके सामने जाने लगता है और उसको हक कर लेता है और कहता है कि आध्या, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ये लोग मेरी वजह से तुम्हें पकड़ लाएंगे, मुझे इसका अंदाजा तक नहीं था, लेकिन उसी जगह पर कुछ लोगों के सामने होने की वजह से अब वैदेही सूर्या को मार नहीं पाती। पर अगले ही पल गले लगते ही सूर्या समझ जाता है कि ये असल में आध्या नहीं है बल्कि कोई और है, और इतने में उसे ख्याल आता है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि वैदेही कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद सूर्या ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो उसको आध्या ही समझ रहा हो। पर इसी बीच अब असली आध्या सूर्या को कॉल करती है और ये नंबर वैदेही देख लेती है और नोटिस कर लेती है कि सूर्या को अंदाजा हो चुका है कि वो कोई और नहीं बल्कि वैदेही है। इसके बाद क्या, सूर्या वहाँ से भागने लगता है और उसी वक्त एयरपोर्ट जा रही आध्या सूर्या को भागता हुआ देखकर उसके पीछे जाने लगती है और काफी तलाश करने के बाद आध्या को सूर्या मिल जाता है। लेकिन अब सूर्या असली आध्या को वैदेही समझकर उसके सर पर वार कर देता है और उसी वक्त वैदेही के दो बंदे भी वहाँ पर पहुंचकर सूर्या और आध्या को मारने की कोशिश करने लगते हैं। अब ये देखकर सूर्या समझ जाता है कि ये तो असली आध्या है, इसीलिए इसके बाद वो उन दोनों लड़कों से फाइट करने लगता है और फाइनली लास्ट में सूर्या वैदेही की गन लेकर उन दोनों आदमियों को मार देता है।
फिर जब वो वैदेही पर हमला करने वाला होता है तो शुरू होता है इस मूवी का असली क्लाइमेक्स, जहां आध्या और वैदेही सूर्या के सामने आकर इसको यकीन दिलाने की कोशिश करने लगती हैं कि वो ही असली आध्या है। अब इस बीच सूर्या बेचारा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों में से असली आध्या कौन है। इसी बीच अब सूर्या को अमृता की बेटी की वो कहानी याद आती है जो उसने शुरू में सुनाई थी, तो सूर्या अब जानबूझकर अपने शोल्डर पर गोली चला देता है। तो ये देखकर वैदेही इसको मारने के लिए आती है, जबकि असली आध्या चिल्लाकर रोते हुए आगे बढ़ती है। ये सुनते ही सूर्या वैदेही की पहचान कर लेता है और उसी गन से वैदेही को गोली मार देता है और इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जबरदस्त मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर नए हैं तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं फिर से मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।